गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। अभी हम क्लास 11th का टॉपिक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। हमने पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया है। पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने, और प्लस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियोस में पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आज मैं पॉइंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन में भी है, सरल रेखा में भी यूज होता है और पूरे 2D में यूज होगा। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है पॉइंट का, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। आज हम सेक्शन फार्मूले पर बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कितने टाइप्स के सेक्शंस विभाजन होते हैं आपके, और उनके फार्मूला क्या होते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। पॉइंट का लेक्चर नंबर 6, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के बारे में बात करेंगे आज हम। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। जनरली दो टाइप की सेक्शन होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन, और एक होता है आपका बाह्य विभाजन, जिसको हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। तो दो तरह के आपके सेक्शन फार्मूला होते हैं, विभाजन होते हैं आपके। एक तो अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है विभाजन। डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। कोई आपके पास रेखाखंड ए बी है, उस रेखाखंड के पर कोई बिंदु P स्थित है, जो कि A और B के मध्य है, A और B के बीच में है कहीं। तो जब बिंदु P A और B के मध्य होता है, तो वो उस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो उस अनुपात को, या जो विभाजन होता है, उसको हम सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र बोला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक रेखाखंड है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। ये जैसे एक रेखाखंड मैंने ले लिया ए बी, यहां पर कोई बिंदु P स्थित है। तो ये बिंदु P जो है वो A और B के मध्य में है। A और B के क्या है? मध्य में है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। यह होता है आपका अंतः विभाजन। अंतः विभाजन। एक होता है आपका बाह्य विभाजन। ये अंतः विभाजन कब होगा आपका? कि जब कोई रेखाखंड ए बी के मध्य, बिटवीन ए और बी के बिटवीन कोई बिंदु P स्थित होगा। कोई बिंदु क्या स्थित होगा? P होगा, और जो इस लाइन को दो भागों में विभाजित करेगा। जो इस लाइन को कितनी भागों में विभाजित करेगा? दो भागों में विभाजित करेगा। तो ऐसे विभाजन को हम क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन बोलते हैं। अब जैसे कोई एक रेखाखंड है आपके पास ए बी, ये ए बी रेखाखंड है आपका। अब इस रेखाखंड को मैंने बढ़ाया बिंदु P तक। तो जब बिंदु P AB के, रेखाखंड AB के बाहर स्थित होगा, रेखाखंड AB के कहाँ स्थित होगा? बाहर स्थित होगा। तो ऐसे विभाजन को हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। जो बिंदु P जो है वो AB के कहाँ पर है? बाहर है। कहाँ पर है? बाहर। ये दोनों ही साइड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये इस टाइप से भी आप बना सकते हैं इसी को।
जैसे ये ए बी है और बिंदु पी आपका यहां कहीं हो, तो इस विभाजन को हम, इसको भी हम बाह्य बोलेंगे और इसको भी हम बाह्य। अंतःविभाजन ए बी के मध्य स्थित होगा। जो बिंदु पी होगा जो रेखाखंड ए बी को दो भागों में विभाजित करेगा, और यहां पर ए बी रेखाखंड है जिसके बाहर कहीं बिंदु पी स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा? पी स्थित, बाहर स्थित होगा, तो इसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। ये बाह्य विभाजन क्यों है? क्योंकि बिंदु पी ए बी के कहां पर स्थित है? बाहर स्थित है। वो राइट साइड और लेफ्ट साइड कहीं भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। अब यहां पर एक बात और आती है, हमेशा आपको याद रखना है, जो अंतःविभाजन होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है अंतःविभाजन, और जो बाह्य विभाजन होता है वो ऋणात्मक होता है। वो कैसा होता है? आपका ऋणात्मक होता है। मतलब एपी अपॉन पीबी इक्वल टू, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू, जब अंतःविभाजन होगा तो ये पॉजिटिव होगा आपका। कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। और जब बाह्य विभाजन होगा तो ये कैसा होगा? आपका नेगेटिव होगा। सो स्टूडेंट को ये याद रखना है, डिवीजन क्या होता है? जब रेखाखंड ए बी के मध्य में पी स्थित हो या ए बी के बाहर पी स्थित हो, तो जो पी बिंदु जो है वो जो उस रेखाखंड को जिस अनुपात में विभाजित करती है उसको हम बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्शन। अगर पी ए बी के मध्य स्थित है तो वो अंतःविभाजन हो जाएगा। अगर पी बिंदु ए बी के बाहर स्थित है तो वो क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन हो जाएगा। अंतःविभाजन सदैव पॉजिटिव होता है और बाह्य विभाजन सदैव नेगेटिव होता है। ये स्टूडेंट्स को याद रखना है। सो ये आपका डेफिनेशन होती है सेक्शन की, कि विभाजन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे इंटरनल डिवीजन पर। इंटरनल डिवीजन का जो फार्मूला होगा उसको अब हम देखेंगे कि वो फार्मूला कैसे आता है। सो आप इसको नोट कर लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब सभी स्टूडेंट देखेंगे अंतःविभाजन सूत्र। अंतःविभाजन सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे हम? सबसे पहले जैसे मैंने मान लिया कि माना कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1। कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं आपके x2, y2। और यहाँ पर एक कोई बिंदु P है A और B के मध्य जिसके निर्देशांक मैंने मान लिए x, y। सो अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि बिंदु P A B के कहाँ पर स्थित होगा? मध्य में। सो इस टाइप से आप एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पर A बिंदु मार्क करेंगे, यहाँ पर आप B बिंदु मार्क करेंगे x2, y2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x1, y1। और यहाँ पर कहीं आपका बिंदु P होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके x, y। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर। ये हम सेक्शन फार्मूला का प्रूफ ज्ञात कर रहे हैं कि सेक्शन फार्मूला आपका आता कैसे है। सो आप देखें, मैंने मान लिया कि ये जो P बिंदु है ये इस रेखा को m/n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है। m अनुपात n में विभाजित करता है।
कितने अनुपात में विभाजित करता है, m अनुपात n में। तो अब हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। आपको A के गिवन है, A के दिए गए हैं, B के दिए गए हैं, हम P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। सो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दिया, एक लंब मैंने यहाँ से इस पर डाल दिया और एक लंब मैंने यहाँ से इस पर डाल दिया, इस टाइप से। अब आप देखेंगे यहाँ से मैंने एक लंब इस पर डाला है और एक लंब मैंने इस पर डाला है। ए बी पी ये मैंने ले लिया सी बिंदु और ये ले लिया मैंने डी बिंदु, ये ले लिए ई एफ और ये जी, ये पॉइंट मार्क कर दिए। अब आप ध्यान से देखेंगे इधर सभी स्टूडेंट, ये डिस्टेंस क्या होगी, x1 होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, x1। 0 से लेके f तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी x होगी, वो आपकी क्या होगी, x। अब आप 0 से लेके मूल बिंदु से लेके g तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी x2 होगी, x कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही हम यहां पर डिस्टेंस लेंगे कि ये डिस्टेंस जो होगी आपकी यहां से ये डिस्टेंस, ये आपकी क्या होगी, y1 होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1। और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, यहां से लेके ये y होगी, ओके। और ये डिस्टेंस आपकी यहां से लेके यहां तक ये आपकी क्या होगी, y2 होगी। इस डिस्टेंस को मैं यहां पर शो अप कर देता हूं, ये आपकी y होगी क्योंकि पैरेलल हैं, दोनों बराबर हैं। अब आप देखें ध्यान से, अगर हम EF की बात करें तो EF जो होगा वो कितना आएगा, x1, x में से x1 घटा दें आप, x माइनस x1 आ जाएगा। आपका ये डिस्टेंस कितनी होगी, PD डिस्टेंस आपकी हो जाएगी y2 में से क्या घटा देंगे हम, y घटा देंगे। ओ सॉरी x कोऑर्डिनेट्स है तो x2 में से क्या घटा देंगे हम, x कम कर देंगे। अब आप इसी टाइप से ये डिस्टेंस देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस इतना पार्ट, इस पार्ट की अगर हम बात करें तो ये पूरा y है और ये y1 है, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस y1। और अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये आ जाएगा आपका y2 माइनस y आ जाएगा। ध्यान से बनाना है सभी स्टूडेंट को चित्र में, क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। मैंने सारी चीजें इस चित्र में दर्शा दी हैं। अब मैं सीधा इसका सॉल्यूशन अब आपको बता रहा हूं। तो आप ये देखें कि त्रिभुज PAC और PBD कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज PAC व त्रिभुज PBD समरूप हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है। और जो समरूप त्रिभुज होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होता है, समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी होंगी, x माइनस x1 इक्वल टू क्या होगा, वो अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल किसके होगा, m अपॉन n के इक्वल होगा। तो हम पहले जब x कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम x के बारे में बात करेंगे, जब हम y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम y के बारे में बात करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर कि मैंने बनाया कि AC अपॉन PD, AC अपॉन PD इक्वल टू होगा AP अपॉन PB के। संगत भुजाएं हो जाएंगी, ये इसके संगत है और ये भुजा इसके संगत हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, तो क्या आएगा, x माइनस x1
अपॉन x2 माइनस x1 और इक्वल में आ जाएगा m अपॉन n। हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है x की। सो आप ध्यान से देखें, m इसका तिर्यक गुणा कर दिया, इसका इधर तिर्यक गुणा किया, तो ये आ जाएगा nx। माइनस का क्या आ जाएगा, nx1 आ जाएगा आपके पास, x माइनस x1 अपॉन, सॉरी ये x2 माइनस x है, और इक्वल में आ जाएगा mx2 माइनस का mx। अब आप क्या करें, x वाले टर्म्स एक तरफ कर लें और x1 x2 वाले एक तरफ। तो इसको मैं इस तरफ लाया पक्षांतर करके, तो nx mx इक्वल टू mx2 प्लस का nx1। सो x आप कॉमन ले लें यहाँ से, तो m प्लस n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n आ जाएगा। अब आप देखें इधर x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब हम इसी टाइप से अगर हम वापस बनाएंगे PC अपॉन BD इक्वल टू होगा PA अपॉन PB। PA अपॉन PB, तो ये यहां पर आपका बनेगा क्या, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू m अपॉन n। सो आप यहां से y की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। सो ये आपका तो y निर्देशांक हो गया, और ये आपका कौन सा निर्देशांक आ गया, x निर्देशांक आ जाएगा। ये आपको p के क्या मिल गए, निर्देशांक मिल जाएंगे। ये आपका फार्मूला होता है किसका, अंतःविभाजन का। तो सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। समरूपता की थ्योरम यूज करेंगे हम, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ चुके हैं, और अब आप इसको नोट करें। अभी हमने अंतःविभाजन फार्मूले का प्रूफ देखा है, किस तरह से हम अंतःविभाजन फार्मूले को प्रूफ करते हैं। अब मैं इसी पर जुड़े कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट नोट डाल के लिखें। पहला नंबर है, यदि P AB का मध्य बिंदु हो, अगर P AB का मध्य बिंदु है, मतलब इस टाइप से है, ये आपका AB रेखाखंड है और यहां पर मिड में P स्थित है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अभी हमने ये M लिया था और ये N लिया था, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। तो जब P मध्य बिंदु होगा AB का, तो M बराबर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। M बराबर जब N आएगा तो P के जो निर्देशांक हैं, जब आप अभी जो फार्मूला हमने अंतःविभाजन का प्रूफ किया था, उसमें जब n की जगह m रखेंगे तो आपको मिलेगा कि P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो x1 अपॉन x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होंगे आपके कौन से निर्देशांक, मध्य बिंदु के। मतलब किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक निकालना है, तो उनके x निर्देशांक का योग का आधा और y निर्देशांक के योग का आधा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, सभी स्टूडेंट को इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना है, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, कि बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा
रेखा को रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ध्यान से सुनेंगे, मैं चित्र बना के बता रहा हूं आपको। यहां पर ध्यान से देखेंगे, जैसे ये एक ए बी रेखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2। अब इनको कोई एक रेखा, और ये रेखा आपकी क्या है, ये रेखा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 किस अनुपात में विभाजित करेगी? ये अनुपात होता है रेखा, ये ध्यान रखना है, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित करती है। ये आपका बहुत मोस्ट कंसेप्ट है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इस कंसेप्ट को याद रखना है, नहीं तो इसमें आपको काफ़ी प्रोसेस यूज करना पड़ेगी। पहले आपको मानना पड़ेगा कि ये इसको लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, फिर आप विभाजन अंतर विभाजन फार्मूला निकालकर बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, और फिर P के निर्देशांक आप इस रेखा में रखेंगे, x निर्देशांक तो x की जगह और y निर्देशांक y की जगह, और फिर लैम्डा का मान निकालेंगे तो ये आएगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप सीधा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सो आज हमने इंटरनल डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, एक्सटर्नल डिवीजन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।